गुड इवनिंग सभी को। तो अपने कल एंटोमोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट किया था और उसके अंदर कुछ डाउट्स है वो भी अपने क्लियर किए थे। आज अपने आगे कंटिन्यू करेंगे निमेटोलॉजी को, प्लांट निमेटोलॉजी है ना। और प्लांट निमेटोलॉजी की अगर बात करें तो इसके अंदर अपने एग्जाम के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं ना, 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। उसके अंदर क्या क्या है सिलेबस के अंदर? सिलेबस में मेजर पार्ट है जो अपने निमेटोड, जो मॉर्फोलॉजी निमेटोड की, और दूसरा है प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स और उनका मैनेजमेंट। ठीक है, तो 3 मेजर पार्ट है इसके अंदर। तो उसमें बेसिक अपनी निमेटोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए और निमेटोड्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी उसकी शारीरिक संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, इसी टाइप से निमेटोड्स की मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन से निमेटोड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं और उसके क्या क्या मेजर सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 क्वेश्चन अपने एंटोमोलॉजी से आते हैं और 4 क्वेश्चन निमेटोलॉजी से, मतलब टोटल अपने पोर्शन में 14 क्वेश्चन आते हैं ना। और वैसे प्लांट प्रोटेक्शन देखें तो टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी के भी रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी तो हो गया होगा आपके, कंप्लीट नहीं हो, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी निमेटोलॉजी है, तो निमेटोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट निमेटोड्स की बात करने से पहले सिंपल निमेटोड क्या है कि प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स तो वो है जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट है। सिंपल निमेटोड की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज निमेटोड? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है निमेटोड्स की। और क्या सभी निमेटोड्स की स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होती है? नहीं होती। तो हाँ, कुछ निमेटोड्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, यानी इनके अंदर अपने डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करेक्टर होते हैं निमेटोड्स के? कोई भी इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको पता हो, उनकी हैबिटेट के हिसाब से, उनकी रहन सहन खान पान के हिसाब से, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, कोई भी करेक्टर निमेटोड्स के? हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और हेक्सारेडिएट होते हैं। क्या पूरी बॉडी हेक्सारेडिएट होती है निमेटोड की? माउथ पार्ट्स होते हैं वो हेक्सारेडिएट होते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा बोथ साइड होता है, वो नुकीला होता है ना, हाँ, टेपर्ड रहता है, बॉडी होती है बोथ साइड टेपर्ड होती है। और इसके अलावा हैबिटेट के बेस पे देखें तो निमेटोड्स कैसे होते हैं, मतलब फूड कैसे लेते हैं नेचर के अंदर, निमेटोड्स होते हैं किस किस फॉर्म में रहते हैं? तो निमेटोड्स होते हैं ये पैरासाइटिक फॉर्म में हो सकते हैं और ये अपने सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो ये अपने सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर भी रह सकते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म में अगर बात करें तो निमेटोड्स नेचर में हर ऑर्गेनिजम्स, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के साथ में एज ए पैरासाइट या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। चाहे अपने मनुष्य अपनी बॉडी के अंदर भी निमेटोड्स एज ए पैरासाइट होते हैं, है ना, पक्षियों में होते हैं, पशुओं में होते हैं, मछलियों में होते हैं, है ना, अपने हर एक जीव के अंदर, पादपों के अंदर निमेटोड्स अपने को एज ए पैरासाइट देखने को मिलते हैं। और निमेटोड्स हर एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं। हर एनवायरमेंट मतलब टेम्परेट रीजन में भी होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी होते हैं, है ना, अपने जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे अगर बात करें वहां भी निमेटोड सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और निमेटोड्स की अगर बात करें तो क्या अपने सभी निमेटोड्स रूट फीडर्स ही होते हैं क्या? सभी निमेटोड्स रूट फीडर्स होते हैं? अगर प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स की बात करें तो हाँ, तो क्या सभी निमेटोड्स रूट फीडर्स होते हैं? सभी प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स रूट फीडर्स होते हैं? हाँ, फोलिएज पे भी अटैक करता है ना, मतलब कि निमेटोड्स प्लांट के एरियल पार्ट पे भी अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं शीट गोल निमेटोड पढ़ते हैं। शीट गोल निमेटोड मतलब एंग्विना ट्रीटिसाई पढ़ते हैं, वीट का पढ़ते हैं ना, एंग्विना ट्रीटिसाई, सीड गोल निमेटोड बोलते हैं उसको। उसका अटैक कहाँ होता है? लीव्स के ऊपर होता है, स्पाइक्स के ऊपर होता है, मतलब गेहूं की बालियां बनती है उनके ऊपर अटैक करता है वो। और साथ में स्पाइक मतलब बालियां, गेहूं की बालियां होती है उसके ऊपर अटैक करता है, और साथ में लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर भी फीड करता है ना। तो इसके कारण क्या होता है, सेहू डिजीज होती है, एंग्विना ट्रीटिसाई पढ़ते हैं ना। इसी प्रकार एक निमेटोड आता है, एम्फेलिकोइडस आते हैं। एम्फेलिकोइडस जीनस के निमेटोड होते हैं, वो हमेशा लीव्स के ऊपर ही अटैक करते हैं, लीव्स को फीड करते हैं। तो अपने ये नहीं बोल सकते कि ऑल प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स आर रूट फीडर्स, ये तो नहीं हो सकता।
हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रूट फीडर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जीनस स्पीसीज भी है जो क्या होती है, एरियल पार्ट पर भी फीड करती है, मतलब ब्रांच ये अपनी इस पे स्टेम पे फीड करती है, लीव्स पे फीड करती है, सीड्स पे फीड करती है, फ्लावर्स पे फीड करती है। ऐसी भी बहुत सारी स्पीसीज निमेटोड्स की देखने को मिलती है। तो निमेटोड्स नेचर के अंदर अपने पैरासाइटिक फॉर्म में हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक फॉर्म में हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी अपना फूड ले सकते हैं। और निमेटोड्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए डोरमेंसी में जाते हैं। इस प्रकार निमेटोड्स भी एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, डोरमेंसी के अंदर जाते हैं। ठीक है, डोरमेंसी अलग अलग टाइप की, जैसे अपने पढ़ा था, डाइपोज पढ़ा था, है ना, और इसके अलावा क्यूसेंस पढ़ा था, क्रिप्टोबायोसिस पढ़ा था। तो निमेटोड्स के अंदर जनरली क्रिप्टोबायोसिस नेचर ज्यादा देखने को मिलती है। क्रिप्टोबायोसिस के अंदर क्या होता है, क्रिप्टोबायोसिस के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन होती है। तो इसके अंदर इनमें क्या हो जाता है, अपने बॉडी से पानी होता है वो उड़ जाता है पूरा, है ना, ये बॉडी से पानी को पूरा उड़ा देते हैं, मतलब डेसिकेशन हो जाता है, निर्जलीकरण बोलते हैं उसको, निर्जलीकरण मतलब बॉडी के अंदर पानी बचा ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और उसी स्टेज के अंदर सॉइल के अंदर पड़े हुए रहते हैं। जैसे ही फ्यूचर में चल के कभी भी क्या होगा, फ्यूचर में चल के कभी भी उनकी होस्ट क्रॉप आपने फील्ड में ग्रो की, 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी, तो वो क्या हो जाएगा, वापस एक्टिव होंगे और एक्टिव होकर क्रॉप के ऊपर अटैक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं। क्रिप्टोबायोसिस स्टेज होती है जिसके अंदर अपने कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जीरो होती है, मतलब आप उसको बता नहीं सकते देख के कि जिंदा है मरा हुआ है, बिल्कुल जिंदा के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते उसके अंदर, उसको क्रिप्टोबायोटिक स्टेज बोलते हैं ना। जैसे डाइपोज होता है या क्यूसेंस होता है, उसके अंदर तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चलती है कि अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे देख सकते हैं कि जिंदा है, एक्टिव नहीं है लेकिन जिंदा तो है, डेवलपमेंट नहीं चल रहा हो लेकिन जिंदा तो है। लेकिन क्रिप्टोबायोटिक स्टेज होती है उसके अंदर आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, है ना। तो वो अपने टेम्परेरी डेथ बोलते हैं उसको, क्रिप्टोबायोटिक स्टेज होती है उसको टेम्परेरी डेथ बोलते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाता है, ऐसे मरे समान हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन वो मरते नहीं है ना, डेसिकेशन के कारण होता है वो। क्रिप्टोबायोटिक आगे पढ़ेंगे अपने, जब इंसेक्ट की इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे उस टाइम बात करेंगे। अभी कुछ अपनी स्टार्टिंग में जनरल निमेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में कि अपने इंडिया के अंदर प्लांट निमेटोलॉजी ने कैसे ग्रो किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसी को अपने बात करेंगे। इसमें सबसे पहला अगर बात करें, जो निमेटोड है, निमेटोड अपने ग्रीक वर्ड है नेमा और ओइडस। नेमा मतलब थ्रेड और ओइडस मतलब लाइक, मतलब स्ट्रक्चर, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उसको निमेटोड्स बोलते हैं। फादर ऑफ निमेटोलॉजी एच.सी. बायस्टीन को माना जाता है, लेकिन अगर मॉडर्न या अमेरिकन निमेटोलॉजी की बात करें तो इनके फादर एन.ए. कोब को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स की बात करें तो इसको निदम ने रिपोर्ट किया था 1743 में, वही एग्विना ट्रिटिसाई, जिसको क्या बोलते हैं, शीट गोल्ड निमेटोड, क्या बोलते हैं इसको, शीट गोल्ड निमेटोड बोलते हैं ना, एग्विना ट्रिटिसाई शीट गोल्ड निमेटोड होता है, शीट गोल्ड निमेटोड। शीट गोल निमेटोड का मतलब हो गया कि सीड्स की जगह पे क्या होता है, गोल फॉर्मेशन होता है, मतलब गांठे बनती है, गोल्स का मतलब समझते हैं, गांठे बन जाती है ना, कोकल्स बन जाती है, इसीलिए इससे जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ईयर कोकल डिजीज। ईयर कोकल, ईयर मतलब स्पाइक, स्पाइक मतलब बाली, है ना, और कोकल्स मतलब गांठे, है ना। तो स्पाइक या बालियों के अंदर गांठे बनती है इसलिए इसको ईयर कोकल डिजीज बोल देते हैं। और ये किससे होती है, शीट गोल्ड निमेटोड से। शीट गोल्ड निमेटोड का नाम एंगमिना ट्रिटिसाई, सबसे पहले रिपोर्ट किया था वो निदम ने किया था 1743 के अंदर। लेकिन अगर अपने इंडिया में अगर बात करें इसको, तो इंडिया में 1919 के अंदर रिपोर्ट किया था, इसको मिलने ने किया था, है ना, पंजाब से रिपोर्ट किया था इसको सबसे पहले। उसके बाद में अगर बात करें स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे निमेटोड की बात करें, पैराटाइलेंकस होता है। इसकी अगर अपने लेंथ देखें कितनी रहती है पैराटाइलेंकस की, तो इसकी लेंथ रहती है, वो सबसे छोटे निमेटोड की, स्मॉलेस्ट निमेटोड की बात करें तो 0.2 mm होती है। और वहीं सबसे लंबे निमेटोड की बात करें तो ये 11 mm लंबा होता है। ये किसकी बात करें, अपने प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स की बात कर रहे हैं। ये जो प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं उसमें सबसे छोटा निमेटोड्स पैराटाइलेंकस जीनस का होता है और सबसे लंबा निमेटोड होता है वो पैरालोंजिडोरस जीनस का होता है। तो इसकी लेंथ भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम, कई बार साधारण सा क्वेश्चन पूछ ले कि प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं उनका बॉडी साइज क्या रहता है, तो आप बोलेंगे 0.2 to 11 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी बॉडी लेंथ रहती है। नॉर्मल जो प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड की मिनिमम इतने साइज का हो सकता है, मैक्सिमम 11 mm का भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं निमेटोड, प्लांट निमेटोलॉजी की अपने इंडिया के अंदर क्या हिस्ट्री रही है, कैसे प्लांट निमेटोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है और किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट है इनका योगदान है उसके बारे में अभी अपने बात करेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
इंडिया में अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड कौन सा रिपोर्ट किया गया, तो इंडिया में अगर बात करें ना, इंडिया के अंदर फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, हाँ कौन सा? इंडिया के अंदर अगर बात करें 1901 में रिपोर्ट किया गया, 1901 के अंदर फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड मेलेडोगाइनी। मेलेडोगाइनी को रिपोर्ट किया था बार्बर ने, है ना, चाय के बागानों से रिपोर्ट किया था उसको, टी गार्डन्स। हाँ, रूट नोट निमेटोड मेलेडोगाइनी बोलते हैं उसको। आप लोगों ने एंटोमोलॉजी क्लासेस ले रखी थी क्या? पहले पढ़ रखा था ऑनलाइन? नहीं ली थी, एग्जाम आ गए थे इसलिए। तो ऑनलाइन एक्सेस तो ले रखा होगा आपने। हाँ, तो उसमें वैसे तो नोट से पढ़ लेना, लेकिन कुछ टॉपिक कहीं दिक्कत लगे तो वो क्लासेस देख लेना पहले की। आप लोगों ने टेस्ट दिया था क्या इंटो का? नहीं दिया था? टेस्ट क्यों नहीं देते आप लोग फिर? इधर फीस दे रखी है तुमने कोचिंग की, टेस्ट तुम देते नहीं हो। हाँ, उस टाइम लिया था। अच्छा, इतने टाइम का याद नहीं रहता ना शकल, उसके बाद कितने बच्चे चले गए पता ही नहीं चला। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अगर हिस्ट्री की बात करें, कॉमन निमेटोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है उसकी अगर बात करें, तो सबसे पहले तो वही अपने प्लांट निमेटोलॉजी की शुरुआत होती है। वो फर्स्ट जो प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड रिपोर्ट किया गया 1743 में, निदम ने रिपोर्ट किया था, वहीं से प्लांट निमेटोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। तो तभी से पता चला कि प्लांट्स भी निमेटोड्स क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी एज ए पैरासाइट रहते हैं।
उसके बाद में अगर बात करें 1885 के अंदर बर्कली नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने रूट नॉट निमेटोड को रिपोर्ट किया था मेलेडोगाइनी को 1855 के अंदर। लेकिन यही निमेटोड इंडिया के अंदर कब रिपोर्ट हुआ था? इंडिया में अगर बात करें तो ये इंडिया में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, ये 1901 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। बार्बर ने चाय के बागानों यानी एक प्रकार से जो टी गार्डन है वहां से इसको रिपोर्ट किया था। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड मेलेडोगाइनी रिपोर्ट किया गया था 1901 के अंदर, अपने बार्बर नामक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था। लेकिन वैसे अगर बात करें इस निमेटोड को 1855 के अंदर बर्कली ने रिपोर्ट किया था, अपने रूट नोड निमेटोड मेलेडोगाइनी। मेलेडोगाइनी को बेसिकली वैसे तो ये बहुत सारी क्रॉप में डैमेज करता है, लेकिन इसको मेजर निमेटोड माना जाता है, वो वेजिटेबल क्रॉप का माना जाता है कि वेजिटेबल्स के अंदर ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है, इसीलिए इसको वेजिटेबल रूट नॉट निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर बात करें अपने उसके बाद में 1892 के अंदर एक साइंटिस्ट थे अपने एडकिशन, इन्होंने क्या किया था, अपने रूट नॉट निमेटोड और फ्यूजेरियम कॉम्प्लेक्स को रिपोर्ट किया था। अब ये क्या हुआ कि निमेटोड्स होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में एसोसिएट रह के प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करती है। प्लांट के अंदर एक डिजीज होती है जिसको आप कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स डिजीज का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स डिजीज यानी वो डिजीज जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रहते हैं, या वो डिजीज जिनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, उस डिजीज को कॉम्प्लेक्स डिजीज माना जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर बात करें अपने रूट नॉट निमेटोड मेलेडोगाइनी और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस, जो क्या करता है, वेस्कुलर विल्ट डिजीज कॉज करता है कॉटन के अंदर। इन दोनों का अगर अटैक ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस ज्यादा होगा। तो ये किस टाइप की डिजीज है? कॉम्प्लेक्स डिजीज है ये। ठीक है, कि जब अपने सिंगल फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से अगर वेस्कुलर विल्ट हो रही है कॉटन के अंदर, तब थोड़ा डैमेज लिमिटेड रहता है, कम रहता है। लेकिन वहीं अगर इसी डिजीज के साथ साथ रूट नॉट निमेटोड का भी अटैक हो गया तो क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस और ज्यादा होगा, यानी ये वेस्कुलर विल्ट होगा, इसका जो अपने इन्फेक्शन होगा और ज्यादा सेवर हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी डिजीज को कॉम्प्लेक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये फर्स्ट निमेटोड का कॉम्प्लेक्स डिजीज रिपोर्ट की थी 1892 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 1933 के अंदर, ये अपने टॉम गुड्डे एक अपने ऑथर है, इन्होंने वैसे निमेटोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या 2 बुक लिखी थी। कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर आपके हर साल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 1-2 साल के बीच में बुक्स के नाम पूछ लिया जाता है। वो बुक्स कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है ना। तो अपने मेजर जैसे अपने एंटो के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, इसी प्रकार से निमेटोलॉजी की अगर 2-3 बुक्स है इंपॉर्टेंट जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इन बुक्स की नाम आता है, बुक्स का नाम दे दिया, ऑथर पूछ लेते कि इसका ऑथर कौन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके प्री पीजी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड एंड डिजीज दे कॉज इन 1933, और एक बुक है सॉइल एंड फ्रेश वाटर निमेटोड इन 1951। ये 2 बुक लिखी थी टॉम गुड्डे। इसके बाद में अगर बात करें चिटवुड एंड चिटवुड ने, इन्होंने 1937 के अंदर एक बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोलॉजी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर आईसीआर में पूछा गया था, इसके अंदर तो नहीं आया था आपके प्री पीजी में अभी तक। निमेटोलॉजी की कोई बुक प्री पीजी में अभी तक नहीं पूछी गई, आगे पूछी जा सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कोई कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर बार बार ये बुक्स पूछी गई है, तो वही बुक अपने लिख रहे हैं। 1958 के अंदर अपने एवेट और रस्की और गुइन, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या रिपोर्ट किया था, वायरस वेक्टर निमेटोड जो जिम्फिनेमा होता है वो उसको रिपोर्ट किया। ग्रेप वाइन फेन लीफ जो वायरस होता है उसको ट्रांसमिट करते हुए इसको पाया गया था। तो तब से ऐसा अपने माना गया कि एक प्रकार से निमेटोड्स भी क्या करते हैं, प्लांट पैरासाइटिक या अपने प्लांट की जो वायरल डिजीज होती है उनको ट्रांसमिट करने का काम निमेटोड्स भी करते हैं। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था कि विच वन निमेटोड इज एक्ट एज ए वेक्टर फॉर वायरल डिजीज या अपने प्लांट वायरल डिजीज, तो वो जिम्फिनेमा आपको याद रखना है। और भी कुछ जीनस होते हैं जो आगे अपने पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जिम्फिनेमा इसको जिसको डेगर निमेटोड के नाम से जाना जाता है, इसको कॉमन नेम होता है इसका डेगर निमेटोड होता है ना। तो जिम्फिनेमा इंडेक्स ये कौन से पर्टिकुलर ग्रेप फेन लीफ यानी ये अंगूर के अंदर आता है, अंगूर के अंदर एक वायरल डिजीज है, इसी को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, जिम्फिनेमा इंडेक्स करता है। तो इसका डायरेक्ट डिजीज के साथ में भी अगर आपसे वेक्टर पूछे तो भी आपको जिम्फिनेमा याद रखना है। और कॉमन सीधा ही पूछ ले कि विच निमेटोड इज एक्ट एज ए वेक्टर फॉर द वायरल डिजीज, तो भी आपको ये जिम्फिनेमा इंडेक्स याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें 1961 के अंदर जी थॉर्न नामक ये ऑथर या साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ निमेटोलॉजी नाम की बुक लिखी थी और इसी को अपने क्या बोलते हैं, बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिस्ट्री के बारे में आगे और कंटिन्यू करेंगे इसको अपने
इंडियन निमेटोलॉजी के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका रोल रहा है उनके बारे में भी अपन लिखेंगे। ये एक बार नोट कर लो, ये यहां तक ये फैक्ट याद रखने बस। निमेटोलॉजी की एक्सरसाइज शीट आपको साथ में मिली हुई है या नहीं मिली हुई? मिली हुई है। एंटो की कंप्लीट हुई है तुम्हारी एक्सरसाइज शीट या नहीं हुई? कब करोगे? अगले साल? इस साल तो हो गया, ये तो निकल गया, एंटोमोलॉजी का कोर्स तो हो गया। आप लोग साथ के साथ पता नहीं क्यों नहीं करते। क्या हुआ है? वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर है, निमेटोड्स के अंदर नहीं होता वो। हाँ, परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्टेज होती है वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर को अपने जो पैथोजेंस होते हैं उनका माना जाता है ना, उनके अंदर। हाँ, उनके अंदर भी क्या होती है, पर्टिकुलर कुछ स्टेज होती है जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करती है, कुछ स्टेज होती है जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं करती है ना, तो उसको अपने परफेक्ट इम्परफेक्ट स्टेज माना जाता है। वो अपने जो फंगस बैक्टीरिया और इनके अंदर देखने को मिलता है, अपने निमेटोड्स के अंदर ऐसी कोई भी। निमेटोड्स के अंदर कॉमन क्वेश्चन इतना ही आता है कि निमेटोड्स की कौन सी स्टेज प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करती है। तो यहाँ स्टेज का मतलब होता है जुवेनाइल स्टेज से कि कौन सी जुवेनाइल स्टेज अटैक करती है, एडल्ट अटैक करता है। जैसे इंसेक्ट्स में पढ़ते हैं ना अपने कि लार्वल स्टेज अटैक करती है या एडल्ट करता है या निम्फ करता है, कौन सी स्टेज करती है। तो ऐसे निमेटोड्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि निमेटोड की कौन सी स्टेज पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करती है। तो अगर कोई निमेटोड का नाम नहीं दिया हुआ, सीधा ही पूछ लिया कि प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स की कौन सी स्टेज इंसेक्ट ये प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करती है या अटैक करती है, तो बेसिकली माना जाता है J2। J2 यानी सेकंड जुवेनाइल स्टेज होती है, वही प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई पर्टिकुलर निमेटोड का नाम देके, तो कुछ ऐसे निमेटोड्स भी होते हैं जिनकी अपने मेच्योर स्टेज या एडल्ट स्टेज भी क्या करती है, प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करती है। तो वो अपने निमेटोड वाइज जो प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स पढ़ेंगे, उन निमेटोड्स की अपने डैमेजिंग स्टेज आपको याद रखनी है ना। तो वो परफेक्ट इम्परफेक्ट आपको इसमें नहीं पूछा जाता, वो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पूछा जाता है ना। प्लांट पैथोलॉजी का आपका अभी सिलेबस हुआ नहीं, सर करवा रहे हैं ना। कौन सा अभी कहां तक हुआ है उनका? रीडिंग हो गया? चल रहा है जेनेटिक्स। जिफिनेमा का कॉमन नेम डेगर निमेटोड बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे एक बार, अपने साइंटिफिक नेम लिख लो इसका बस। डेगर निमेटोड के नाम से जाना जाता है इसको। तो कॉमन नेम के साथ में साइंटिफिक नेम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी निमेटोड का कॉमन नेम दे देते हैं और उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, वो आपको सीधे सीधे याद रखने पड़ेंगे।
साइंटिफिक नेम तो आपको इंसेक्ट्स के भी याद रखने पड़ेंगे, निमेटोड्स के भी याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के बाकी साथी कहाँ है, क्लास में आते क्यों नहीं? क्लास में क्यों नहीं आते? वो पैसे वैसे दे के भग गई यहाँ से। 3-4 बच्चियां और आती है ना, वो कहाँ है? कौन गई शादी में? दोनों शादी में गई, बढ़िया। उनके घर पे शादी है क्या? इतनी लंबी कौन सी शादी होती है? ये दिवाली के बाद में अपने कितने टाइम हो गया क्लास चलते हुए? 10 दिन हो गए मेरे को लग रहा है। हाँ 10 दिन हो गए क्लास चलते हुए। अच्छा ऐसा ही है। टेस्ट तो आपको देना चाहिए भैया, टेस्ट आप इतनी फीस जमा करवा रहे हो यहाँ पे, इतनी फीस देने के बाद में तो कोचिंग को लूट लेना चाहिए ढंग से। लूट मतलब कि पूरे टेस्ट, एक्सरसाइज शीट, नोट्स कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्लासेज सब पूरा हक लेना चाहिए। तुम इतने पैसे देकर गायब हो जाते हो, या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ऐसे तो चलो थोड़ा कोचिंग को दान दे देते, थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, चलो इनको दे देते हैं। ये सर घर पे से फालतू पड़े थे थोड़े से, हमने सोचा समाज सेवा में दे देते, दे के गायब हो जाते हो। कोई टेस्ट में नहीं आ रहा, कोई क्लासेस में नहीं आ रहा, कोई एक्सरसाइज शीट सॉल्व नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फीस देने के बाद में तो पूरा हक लेना चाहिए। टेस्ट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, ये कोचिंग का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आपको टेस्ट, लेकिन टेस्ट तुम देते ही हैं। टेस्ट से क्या चलता है, अपना पता चलता है अपनी तैयारी कितनी का, थोड़ा खुद को अपने जज करने का मौका मिलता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, पढ़ते रहते पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं, कितना याद हो रहा है और किस टाइप से पढ़ना चाहिए। टेस्ट देने से ये भी पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कई बार क्या होता है, अपने पढ़ते जाते अब उसमें पता नहीं चलता क्वेश्चन किस टाइप के पुट होंगे, तो वो तो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। कुछ बच्चे टेस्ट में इसलिए नहीं बैठते कि सर रिवीजन नहीं होता या पढ़ाई नहीं की होती इसलिए नहीं बैठते, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कम से कम 2 घंटे बैठे 100 क्वेश्चन पढ़े हुए थे। 100 क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, किया कुछ नहीं, मान लो 10 ही क्वेश्चन किए हो आपने 100 में से, लेकिन 100 क्वेश्चन तो पढ़े, 2 घंटे सब्जेक्ट से तो जुड़े कम से कम, वही बहुत बड़ा फायदा है। उससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, और वापिस उस टेस्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि इस टेस्ट में जैसे क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो मेरे को नोट्स से किस तरीके से पढ़ना है, कैसे थोड़े घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब आपको टेस्ट से ही तो पता चलेगा। लेकिन टेस्ट आप लोग दे ही नहीं रहे, पढ़ते जा रहे हो बस, ये टट्टू पढ़ाई करते हो तुम, गधे की तरह पढ़ते रहो बस। हाँ गधा पढ़ता नहीं, गधा मेहनत करता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो करता रहता है बस, करता ही रहता है। तो वैसे ही आप भी करते हो, टट्टू पढ़ाई करते हो आप, पढ़ते रहो बस, पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं, टेस्ट में नंबर आते नहीं। क्यों? क्योंकि कभी खुद को जो एनालिसिस किया ही नहीं खुद का। पूछते क्या कर रहे हो सर, तैयारी कर रहे हैं। नोट कर लिया क्या? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसके रिफरेंस में, इंडिया के रिफरेंस में। अगर देखें निमेटोलॉजी को, प्लांट निमेटोलॉजी को, इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया था
कि 1901 में फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड रिपोर्ट किया गया था, रूट नॉट निमेटोड, जिसको मेलिडोगाइनी बोलते हैं। रूट नॉट निमेटोड की बात करें तो ये अपने बार्बर ने इसको केरला से खोजा था, जो अपने चाय के बागानों में खोजा था। वैसे तो रूट नॉट निमेटोड को अपने वेजिटेबल रूट नॉट निमेटोड बोलते हैं, या रूट नॉट निमेटोड ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली वेजिटेबल्स के अंदर ही डैमेज करता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वेजिटेबल क्रॉप का मेजर पेस्ट होता है या मेजर अपने निमेटोड होता है, लेकिन वैसे ये और भी बहुत सारी क्रॉप होती है जिनके अंदर डैमेज करता है। तो इसको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था वो टी गार्डन, चाय के बागानों से केरला से रिपोर्ट किया था बार्बर ने 1901 में, और यहीं से इंडिया के अंदर प्लांट निमेटोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है कि इंडिया में सबसे पहला प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड या प्लांट जो निमेटोड कॉज्ड प्लांट डिजीज है वो सबसे पहला रूट नॉट डिजीज को ही रिपोर्ट किया गया। उसके बाद में 1913 में बात करें तो बटलर ने उफ्रा डिजीज को रिपोर्ट किया, जो किसके कारण होती है, डिटाइलेंकस एंगुस्टस नामक निमेटोड है उसके कारण होती है। इसको बंगाल में रिपोर्ट किया ना 1913 के अंदर। ये क्वेश्चन आपके पहले प्री पीजी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उफ्रा डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। उसके बाद में 1919 के अंदर अगर बात करें तो मिलने ने रिपोर्ट किया एविना ट्रिटिसाइज, इसको शीट गोल्ड निमेटोड बोल रहे हैं, वीट के अंदर पंजाब से रिपोर्ट किया इसको। ये ऑलरेडी अपने अभी बात की थी इसके बारे में। 1936 के अंदर दस्तूर ने रिपोर्ट किया था व्हाइट टिप डिजीज, ये एम्फेलिकोइडस बेसिस से होती है। ये अपने आपके प्री पीजी में पहले ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट टिप डिजीज होती है, किसके कारण होती है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एम्फेलिकोइडस बेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद में अभी इसमें देखो मैंने बोला था ना अभी कि मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स रूट फीडर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ निमेटोड्स ऐसे भी होते हैं जो लीफ फीडर्स भी होते हैं। तो ये जो निमेटोड होता है इसके कारण क्या हो रहा है, व्हाइट टिप डिजीज मतलब जो अपने प्लांट की लीव्स होती है उसकी टिप्स होती है, ऊपर के किनारे होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो मतलब ये सीधा है कि ये कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, लीव्स के ऊपर इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोलियर निमेटोड बोलते हैं। फोलियर निमेटोड यानी जो फोलिएज पार्ट के ऊपर है ना, फोलिएज पार्ट के ऊपर जो अटैक करता है, पत्तियों के ऊपर जो अटैक करता है उसको फोलियर निमेटोड। तो आपसे पूछ ले विच वन इज फोलियर निमेटोड, तो इसका कॉमन नेम ही फोलियर निमेटोड होता है। किसका, एम्फेलिकोइडस जीनस के निमेटोड होते हैं उनको फोलियर निमेटोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये निमेटोड्स होते हैं वो लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद में 1958 के अंदर अगर बात करें, वासुदेवा ने मोलिया डिजीज को रिपोर्ट किया था, जो इटेरोडेरा एविनी से होता है। अपने ये नीम का दाना सीकर से इसको रिपोर्ट किया गया था राजस्थान से। ठीक है, और इसको मोलिया डिजीज बोला, मोलिया का मतलब होता है बंदर से, है ना, राजस्थानी भाषा में बंदर को मोलिया बोला जाता है। तो इस रोग को, मोलिया रोग को राजस्थान में रिपोर्ट किया गया। इसके सिम्टम्स भी ऐसे देखे गए जैसे खेत के अंदर बंदर ने उछल कूद कर रखी हो। जैसे मान लो बंदर ने खेत में उछल कूद किया तो उसके कारण क्या होगा, वहां के प्लांट्स खत्म होते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। तो इससे बंचेज में प्लांट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम दे दिया मोलिया। तो मोलिया डिजीज है, ये अपने सीरियल क्रॉप की इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, जो किसके कारण होती है, इटेरोडेरा एविनी जो निमेटोड है, जिसको अपने सिस्ट निमेटोड बोलते हैं, है ना। सिस्ट निमेटोड अपने सीरियल्स का सिस्ट निमेटोड बोलते हैं इसको। वैसे सिस्ट निमेटोड होते हैं वो दो होते हैं, ग्लोबोडेरा और हेटेरोडेरा। ग्लोबोडेरा को भी सिस्ट बोलते हैं, हेटेरोडेरा को भी सिस्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन सीरियल का अगर बात करें तो हेटेरोडेरा, और पोटैटो का अगर बात करें तो वो ग्लोबोडेरा। पोटैटो सिस्ट निमेटोड बोले तो ग्लोबोडेरा, और सीरियल सिस्ट निमेटोड बोले तो हेटेरोडेरा। उसके बाद में 1961 में सिद्दीकी ने सीट्रस निमेटोड को रिपोर्ट किया। सीट्रस निमेटोड कौन सा, टाइलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंस, और इसको कहां से, यूपी से रिपोर्ट किया, अलीगढ़ से। उसके बाद में 1961 जॉन्स ने रिपोर्ट किया पोटैटो सिस्ट निमेटोड। ये आपकी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया के अंदर पोटैटो सिस्ट निमेटोड को किसने रिपोर्ट किया, जॉन्स ने रिपोर्ट किया था 1961 के अंदर। उसके बाद में 1969 में अगर बात करें, निमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो IRI अपने पढ़ते हैं, IRI के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया, निमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, कब, 1969। इसी प्रकार से अपने पढ़ा था एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1938, है ना, पढ़ा था आपने, हाँ 1938। 1971 में इसी सोसाइटी से क्या इंडियन जर्नल ऑफ निमेटोलॉजी पब्लिश किया गया। तो आपसे पूछे कि इंडियन जर्नल ऑफ निमेटोलॉजी कौन सी सोसाइटी से पब्लिश होता है, कहां से पब्लिश होता है, तो निमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से ही पब्लिश होता है। 1977 की बात करें तो ये अपने एक्रिप का, तो किसी भी क्रॉप का पूछ ले आपसे, क्रॉप का पूछ ले, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी पेस्ट का, इंसेक्ट का, क्रॉप का, किसी का भी पूछ ले, एक्रिप अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कब, 1977। कई बार इसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग एक्रिप पूछ लेते हैं, है ना। एक्रिप ऑन वीट, एक्रिप ऑन मेज, एक्रिप ऑन मशरूम, एक्रिप ऑन निमेटोड, एक्रिप ऑन
बायो कंट्रोल, अलग अलग है ना, किसी भी टाइप का एक्रिप प्रोजेक्ट पूछ ले तो एक्रिप तो कब स्टार्ट हुए थे, जितने भी एक्रिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये सभी 1977 के अंदर ही स्टार्ट हुए थे। किसी से रिलेटेड आपसे एक्रिप पूछ ले आपको याद रखना है। तो ये निमेटोलॉजी की हिस्ट्री अपने इंडिया की रिफरेंस में अगर बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको इंडिया की रिफरेंस में निमेटोलॉजी के अंदर याद रखना है। इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार नोट करें। नोट कर लिया? आपने नोट कर रखा है क्या पहले? हाँ, अभी आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है। ये बढ़िया बात है, सेमेस्टर में पढ़ रखी है। आधों में तो सेमेस्टर कब निकला पता ही नहीं चला। पढ़ी थी नहीं मेट्रोलॉजी बीएससी में? कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखी।
पढ़ी थी? हाँ नोट्स, हाँ बीएससी तो वही काम आते हैं फिर, वो एक रात पढ़ते, तुम एक रात के लिए वही काम देते हैं, जेट आईसीआर वाले नोट्स काम देते हैं एक रात के लिए। हाँ और तुम बच्चों को बोलता हूँ कि यहाँ के नोट्स संभाल के रखो। हाँ अभी ये नोट्स बन रही है आपके, ये अब आगे समझ लो निमेटोलॉजी कहीं से, कैंटो निमेटो कहीं से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम दे लेना चाहिए बस आईसीआर को छोड़ के। हाँ आईसीआर के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है फिर। आईसीआर का पेपर दिया वो क्लियर हो गया कैसे? सबका ही बताइए, तो आप भी दे देते, दिया नहीं, अब की बार दे लेना। हाँ फिर तो मुश्किल है। सीटें बड़ी है तो नॉन जेआरएफ में या जेआरएफ में? जेआरएफ की तो ज्यादा नहीं बड़ी होगी, नॉन जेआरएफ की सीटें बढ़ाई। हाँ हाँ कम मिलती है रोड, और वही है वो नॉन जेआरएफ में बाहर जाना और वहाँ उतनी स्कॉलरशिप वो वहीं खर्च हो जाती, कोई मतलब नहीं है उसका, उसमें है कि हाँ घर से नहीं मांगना पड़ता हुआ ठीक है। हैं? हाँ घर वालों को बताना थोड़ी हमारी स्कॉलरशिप आ रही। अमृत, अमृत भैया आई आ रही कहाँ पहुंच गया था, एक बच्चा आई आ रही का भी अमृत, अच्छा रॉयल से पढ़ा हुआ बच्चा है, वेरी गुड। पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है कितना है, रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपकी 66 है, तो 1 पॉइंट और ले लेते कहीं से। देखना कंफर्म करना, मतलब अगर एलिजिबल हो तो जरूर देना चाहिए। तभी तो मैं बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है अपने से सोच लेते हैं दिमाग में, है ना, दिमाग को तैयार नहीं करते पहले कि आईसीआर में तो कहाँ अपना कुछ नंबर आएगा, बोले जेआरएफ में तो कहाँ नंबर आएगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं उसको, है ना। और वही क्या होता है कि कंटिन्यू रनिंग में तैयारी तो कर ही रहे हैं, और एक आधा टॉपिक तो मेरे को ऐसा लगता है हर एक आधा सब्जेक्ट तो हर बच्चे का अच्छा होता ही है ना। तो कम से कम उस सब्जेक्ट को थोड़ा 2-4 ऑथेंटिक बुक पढ़ के और पेपर दे लो, देने में क्या जा रहा है, पेपर तो देना चाहिए आपको, है ना। जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ के और उस सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे अभी सीटें बढ़ी है तो पिछली बार हो सकता है बच्चों को पता नहीं होगी सीटें बढ़ी होगी, इसलिए बच्चों ने तैयारी नहीं की, है ना, कि जेआरएफ अपने कहाँ से पास होगा, लेकिन जिन्होंने तैयारी की उनका हो गया। लेकिन अब पता चल गया सबको, बच्चों को, कि सीटें बढ़ गई है तो अब सब तैयारी करेंगे। कंपटीशन अब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया है। पहले 350 से नंबर नीचे सिलेक्शन का मतलब ही नहीं था। हाँ हाँ तो ऐसा वो, क्योंकि बच्चों को उस टाइम पता नहीं था, बच्चों ने तैयारी की नहीं थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको ऐसा ज्यादा भारी समझ के छोड़ नहीं देना, बस कि अपने तो इसमें कुछ नहीं होगा, हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया क्या? आप अभी पढ़ रहा है कि कोई जेआरएफ के लिए पढ़ रहा है, कोई बच्चा ऐसा जेआरएफ के लिए पढ़ रहा हो? कोई नहीं पढ़ रहा, बहुत बुरी बात है। तो प्री पीजी के लिए नहीं पढ़ रहे, जेआरएफ के लिए कहाँ से पढ़ोगे? ये सर हम तो प्री पीजी के लिए नहीं पढ़ रहे, जेआरएफ तो दूर की बात है।
कर क्या रहे हो फिर? 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे, पता ही नहीं चल रहा। क्लासें लेते हो? लेनी तो पड़ेगी, तो लेट ज्वाइन किया तो आपकी गलती। हाँ, लेकिन वही बराबर ही है, जिन्होंने क्लासें ले रखी है उनका यही हाल है, तब ऐसे ही। कुछ है इंप्रूवमेंट लग रहा है? वही तो कह रहा हूँ, 24 घंटे जा कहाँ रहे, समझ सही बात है। घर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, कर क्या रहे हैं पता नहीं। अभी तो ना तो कोई कॉलेज जाना, ना कुछ, बस खाना बनाना है, खाना है, पढ़ना है, सोना है, कपड़े धोने हैं, इतना ही काम है। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। निमेटोड जैसे इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की तो इंसेक्टा का जो फाइलम पढ़ा, इंसेक्ट्स का जो फाइलम पढ़ा था वो आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। इसी प्रकार अगर अपने जो निमेटोड्स है, निमेटोड्स पहले एस्केलमेंथीज में थे, बाद में इनको अलग कर दिया गया, निमेटोडा फाइलम ही अलग बना दिया इनका, है ना। तो निमेटोड्स का फाइलम, ये अपने किंगडम तो एनिमल ही रह गया क्योंकि ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, और अपने फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम इसका निमेटोडा होता है। रुडोल्फी ने दिया 1808 के अंदर फाइलम बनाया। उसके बाद में इस फाइलम के अंदर क्या है, दो इंपॉर्टेंट क्लासेज होती है, इन्हीं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान से सिंपल क्वेश्चन। दो क्लासेस की बात करें कि निमेटोडा फाइलम को दो क्लासेस में अपने, एक तो सेसरनेशिया और दूसरा होता है एडिनोफोरिया। सेसरनेशिया और एडिनोफोरिया की बात करें तो इसके अंदर जो अपने सेसरनेशिया है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आते हैं, टाइलेंकिडा और एम्फेलिकिडा। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो निमेटोड्स अपने प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, तो ये टाइलेंकिडा के अंदर आते हैं। कौन से ऑर्डर में आते हैं? टाइलेंकिडा के अंदर आते हैं, याद रखना आपको। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्डर एम्फेलिकिडा, तो इसके अंदर अपने बात की थी कि मोस्टली जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फ्री लिविंग निमेटोड्स होते हैं, जो एज ए पैरासाइट नहीं रहते, वो निमेटोड्स होते हैं, वो एम्फेलिकोइडस के अंदर आते हैं। उसके बाद में एडिनोफोरिया की बात करें तो इसके अंदर डोरिलेमिडा और अपने ट्रिप्लोकिडा, ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं। इसमें भी अगर बात करें डोरिलेमिडा की, कुछ अपने निमेटोड्स होते हैं प्लांट पैरासाइटिक, वो डोरिलेमिडा के अंदर भी आते हैं। तो मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स अगर आपसे पूछ ले तो किसके अंदर आते हैं? मैक्सिमम की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही है ना। मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स बिलोंग टू द ऑर्डर टाइलेंकिडा। और टाइलेंकिडा ऑर्डर है वो कौन सी क्लास का है? सेसरनेशिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो सेसरनेशिया क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें एम्फेलिकिडा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अपने इसके अंदर बेसिकली जो फोलियर निमेटोड्स होते हैं वो अपने ज्यादा इसमें अटैक करते हैं, ये अपने इस ऑर्डर के अंदर आते हैं जो लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं। एडिनोफोरिया के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर कौन आते हैं? मैक्सिमम फ्री लिविंग निमेटोड। फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फ्री लिविंग यानी जो पैरासाइटिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग निमेटोड्स होते हैं, वो अपने कौन सी क्लास के अंदर आते हैं? तो वो एडिनोफोरिया क्लास के अंदर आते हैं। अब ये अपने सेसरनेशिया और एडिनोफोरिया दोनों क्लासेस को कैसे डिवाइड किया गया? क्या कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के बीच में, या इन दोनों क्लासेस को निमेटोड्स होते हैं उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेजर, जिसके बेस पे इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है? क्या मेजर डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो इसके अंदर अगर बात करें, यहां आपको याद रखना है एसिम मतलब एब्सेंट। अब यहां एब्सेंट क्या होगा? एब्सेंट की बात करें तो एब्सेंट होगा यहां पर फेजमिड। फेजमिड क्या होता है? फेजमिड एब्सेंट होता है किसके अंदर? एडिनोफोरिया क्लास के अंदर। सेसरनेशिया क्लास होती है, यहां पर क्या होता है? फेजमिड होता है, वो प्रेजेंट होता है। फेजमिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ इसका? फेजमिड क्या है? तो निमेटोड्स के अंदर क्या होती है? निमेटोड के अंदर दो स्ट्रक्चर होती है। बॉडी के अंदर अगर देखें, निमेटोड्स की दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। निमेटोड का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, दोनों सिरों से नुकीला होता है और अपने बेलनाकार शरीर होता है इसका, ना दागाकार होता है और राउंड शेप में होता है। दोनों सिरों से नुकीला होता है। इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, यानी इसकी बॉडी के अंदर जैसे इंसेक्ट में पढ़ा था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, यानी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। सेगमेंट्स नहीं होते तो इसके अंदर क्या होगा? अपने दो बॉडी पार्ट्स अपने डिवाइड कर सकते हैं, हेड और इसके अलावा टेल।
हेड और टेल, टेल मतलब पूंछ वाला भाग इसके अंदर, तो सिर और पूंछ दो भागों में इसको निमेटोड्स की बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी अदर इसमें कोई भी ऐसा डिवाइडेशन देखने को नहीं मिलता, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। जो हेड वाला पार्ट होता है, हेड वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, माउथ पार्ट्स होंगे, और माउथ पार्ट्स के चारों तरफ क्या होंगे, 6 लिप्स होंगे। कितने लिप्स होंगे, 6 लिप्स होंगे। इन्हीं लिप्स के साथ में क्या होता है, इन्हीं लिप्स के साथ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इन्हीं लिप्स के साथ में इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है, वन पेयर में होती है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं एम्फिड। क्या बोलते हैं इसको, एम्फिड बोलते हैं। इसी प्रकार से टेल वाले रीजन के अंदर भी क्या होती है, टेल वाले रीजन के अंदर भी इस प्रकार की एक ग्लैंड स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं फेजमीड। क्या बोलते हैं, फेजमीड। अब ये दोनों स्ट्रक्चर काम क्या करती है, ये अपने केमिकल्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होती है, यानी केमोसेंसरी होती है। कैसी होती है, केमोसेंसरी नेचर की होती है। केमोसेंसरी नेचर मतलब रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है, रसायनों को पहचानने का काम करती है, केमिकल्स को डिटेक्ट करने का काम करती है। कौन से केमिकल्स, अब कोई निमेटोड मान लो सोइल के अंदर पड़ा हुआ है, ये निमेटोड, बहुत सारे निमेटोड्स है, ये सोइल के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये क्रिप्टोबायोटिक स्टेज में हो सकते हैं, डाइपो स्टेज में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस फील्ड के अंदर क्या किया, इस फील्ड के अंदर कोई भी होस्ट प्लांट लगाया इसका, इस निमेटोड को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा होस्ट प्लांट है, मेरे को इसको फीड करना चाहिए। जब भी प्लांट ग्रो होता है तो ये अपनी रूट से क्या करता है, अपनी रूट से कुछ एक्जुडेशन सीक्रेट करता है, अपनी जड़ों से कुछ स्त्राव जमीन के अंदर छोड़ता है, कुछ रसायन जमीन में छोड़ता है ना। वो रसायन कुछ इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स होते हैं जिनको सोइल के अंदर रिलीज किया जाता है। ये जब अपने रिलीज किए जाते हैं तो इन्हीं केमिकल्स को निमेटोड एम्फिड के थ्रू डिटेक्ट करता है। यानी एम्फिड क्या करता है, उन केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, वहां से पहचानता है निमेटोड कि ये प्लांट मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। इसका काम किसने किया, एम्फिड ने। कौन से केमिकल डिटेक्ट किए, जो होस्ट प्लांट से सीक्रेट हुए थे। तो आपसे पूछ ले कि निमेटोड्स जो होस्ट प्लांट को फाइंड करता है या अपने डिटेक्ट करता है, तो उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, तो एम्फिड ग्लैंड होती है रिस्पॉन्सिबल है, यही उसको डिटेक्ट करने का काम करती है। फिर कि सर फेजमिड क्या काम करेगा, फेजमिड भी केमिकल्स को डिटेक्ट करने का ही काम करता है, लेकिन ये कौन से केमिकल्स, ये फिरोमोन्स। कौन से पार्ट के अंदर है ये अपने टेल वाले रीजन में, जहां पर जेनेटेलिया भी ओपन होते हैं वहीं पर ये प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए ट्रिक के तौर पे अपने याद रख लेंगे कि ये जो फेजमिड्स होते हैं निमेटोड्स के अंदर, कैम्पोन सेंसरी ऑर्गन होता है, लेकिन कौन से केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, फिरोमोन्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब यहां अपने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा कि सेरेनेशिया क्लास में जो निमेटोड्स आते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अपने फेजमिड होता है, वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एडिनोफोरिया क्लास होती है, एडिनोफोरिया के अंदर क्या होता है, फेजमिड होता है वो एब्सेंट होता है। इसीलिए मेजर डिफरेंस तो यही है। फिर इनके अंदर और भी अलग अलग डिफरेंस होता है कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, कि जो अपने सेरेनेशिया क्लास होती है, इनके नेमेटोड्स होते हैं, इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है वो ग्लैंडुलर, ये अपने कैनाल एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, और इनके अंदर होता है ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन होता है, मतलब ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और इसके अंदर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनसे एक्सक्रीशन होता है। वो तो आगे डिटेल से अपने पढ़ेंगे इनके कौन कौन से मेजर दोनों में डिफरेंस रहते हैं। लेकिन अभी कॉमन इतना याद रखना है कि फाइलम निमेटोडा की 2 इंपॉर्टेंट क्लास होती है, सेरेनेशिया और एडिनोफोरिया। और एडिनोफोरिया के अंदर मैक्सिमम फ्री लिविंग निमेटोड्स होते हैं, और सेरेनेशिया क्लास के अंदर मैक्सिमम अपने पैरासाइटिक निमेटोड आते हैं। और उनमें भी अगर बात करें, मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं, किसमें आते हैं, टाइलेंकिडा ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ टाइलेंकिडा, मैक्सिमम टाइलेंकिडा में आते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, डोरिलेमिडा ऑर्डर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने क्लासिफिकेशन के बारे में, छोटा सा निमेटोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये ऑर्डर्स और 2 क्लासेस के बारे में ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। और मैक्सिमम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं, ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, टाइलेंकिडा ऑर्डर में आते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसको नोट कर लें।
नहीं, साइंटिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, है ना, ये तो वैसे आपकी रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो कम से कम जो क्लासेस चल रही है उनको अच्छा कर लो, कुछ तो करो। कि सर हम कुछ नहीं करें, आप करते रहो बस, हमें कुछ नहीं करना पड़े। कहते कहते सर भी थक गए, आपने क्या किया 2 महीने में? हाँ, तो इतना टाइम तुम्हें बच रहा है कि सर अभी थोड़ी क्लासेस कम चल रही है, तो हम कोशिश करके जो पहले का पढ़ा है उसको और अच्छा कर लेते हैं, वो कर लो। मतलब अभी बच्चों को, आपके नहीं है, हर बच्चों की यही समस्या है कि हमारा तो सर कोर्स कंप्लीट करवा दो बस। कोर्स कंप्लीट करवाने से वो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो कोर्स टाइम पे, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की टेंशन है कोर्स कैसे टाइम पे करवाना है, वो आपकी थोड़ी टेंशन है। आपकी टेंशन तो ये होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ाया जा रहा हूँ वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां बात करो। बाकी तो कोर्स तो कंप्लीट करवाना अपना काम है। हाँ, तो इसलिए जो पढ़ाया गया वो पढ़ो। किसका रहा था? फिर कंप्लीट नहीं हुआ था? चेक करेंगे अभी। फॉरेस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है। हाँ, नहीं, उसको वैसे भी क्लास लगवाते हैं तो भी बच्चे पढ़ते नहीं उसको। ठीक है, तो बाकी का अपने कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। हाँ, अभी आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ये आज एक ही क्लास है ना, कल से आपकी सभी क्लासें रेगुलर चलेगी।